हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और मेरे दोस्त, हम सॉल्व कर रहे हैं मई 2026 अटेम्प्ट के लिए सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना। अभी है ना, इसमें सैंपल क्वेश्चंस आईसीआई के द्वारा दिए जाते हैं और क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 100 नहीं होती, 25 होती है। यानी ये क्वेश्चंस देखकर हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा पेपर के अंदर किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं और मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारी भाई ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर कमांड अच्छी है तो हमारी रिवीजन सही से हुई है। तो चलो ना, देखते हैं ये 25 क्वेश्चंस कैसे होंगे। दोस्तों, मैं यहां पर क्वेश्चन भी लिखूंगा, आपको आंसर भी बताऊंगा। और हाँ भाई, थैंक्स टू आईसीआई, इस बार का जो आरटीपी है इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। वरना जब से ये आरटीपी आने शुरू हुए हैं, पिछले साल से ही आने शुरू हुए हैं इकोनॉमिक्स के, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही था, कुछ सिलेबस से बाहर, नहीं तो कोई क्वेश्चन का आंसर गलत, नहीं तो कुछ क्वेश्चन के नंबर्स लिखे 25 है दिए 26 है, पता नहीं। इसमें कोई मिस्टेक नहीं लगी मुझे। अब मैं देख लेता हूं भाई साहब इनके आंसर आपके साथ चलते चलते। बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलती है कि इको की थ्योरी को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप है ये बिजनेस इको फिल करती है। जॉयल डीन भाई साहब ने बोला था, इको की थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बिजनेस फर्म के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। जॉयल डीन 1951 में इन्होंने बिजनेस इको की डेफिनेशन दी थी। अगला लिखा है जी, द कंसर्न रिगार्डिंग चेंजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ कंज्यूमर हाईलाइट विच लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग। देखो जी, अपनी मर्जी से यहां पर एक एग्जांपल सेट किया हुआ है आईसीआई ने। मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा है, कहता है कंज्यूमर की हेल्थ कॉन्शियसनेस है ना, चेंज हो रही है। आजकल कंज्यूमर थोड़ा हेल्थ के बारे में सोचता जा रहा है, थोड़ा हेल्थ के बारे में थोड़ा और सतर्क होता जा रहा है। अब ये बात है ना, इकोनॉमिक्स में रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग में हम अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ व्हाट लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? क्योंकि दोस्तों, हर इकोनॉमिक्स में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, उसके थोड़ी देर बाद हम बोल देते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सेटेरिस पेरिबस। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में ये फ्रेज बनाया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। तो यहां पर लाइन लिखी हुई है, जो अनरियलिस्टिक सेटेरिस पेरिबस की असम्पशन है उस वजह से हम इस बात को कंसीडर नहीं कर पा रहे। डिटेल में बताता हूं। मैं बोलता हूं जी, जिस चीज का प्राइस कम हो जाता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। तो यहां पर हमने प्राइस के गिरने की बात की, डिमांड के ज्यादा होने की बात की। क्या हमने यहां पर कंज्यूमर की हेल्थ की बात की, कंज्यूमर की इनकम की बात की, कंज्यूमर के टेस्ट की बात की? तो जब भी हम कोई एक पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस पढ़ते हैं, तो सारे अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जो कि रियल लाइफ में अनरियलिस्टिक है। क्योंकि दोस्त, किसी चीज का प्राइस अगर कम हो सकता है कंज्यूमर अपनी हेल्थ को सोचकर उसको ना खरीदे। अब सड़े हुए समोसे सस्ते हो गए, सड़ा हुआ ब्रेड पकोड़ा सस्ता हो गया, हम खरीद लेंगे क्या उसको? नहीं खरीदेंगे। लेकिन इको में क्या बोल रहे हैं? प्राइस सस्ता हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज अनरियलिस्टिक, राइट? हाँ, तो यहां पर अनरियलिस्टिक असम्पशन है सेटेरिस पेरिबस, और ये अनरियलिस्टिक है भाई। अगला बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सोवर्निटी मींस व्हाट। देखो, सोवर्निटी का मतलब होता है सुप्रीमेसी, हिंदी में बोलते हैं प्रभुत्ता, या इसको बोलो रूल। कंज्यूमर का राज है, कंज्यूमर अनक्राउंड किंग होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई, कंज्यूमर अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू देयर परचेज। कंज्यूमर अपना परचेज करके दिखाता है भाई। जिस चीज को कंज्यूमर रिपीटेडली परचेज कर रहा होता है, दुकानदार या प्रोड्यूसर उसी चीज को बना के देता है। तो ऐसा कहते हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर ही डिसाइड करता है कि क्या मार्केट में सामान बनेगा, क्योंकि जिसको कंज्यूमर खरीदेगा वही सामान वो लोग बनाते हैं, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट वाले लोग हैं भाई वो। अगला लिखा है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज्ड व्हेन। आर्क इलास्टिसिटी मतलब मिड पॉइंट मेथड। भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है टोटल आउटले मेथड, एक होता है हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी मेथड जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड, और एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी। 4 मेथड हो गए। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को हम तब यूज करते हैं जब प्राइस चेंज इज इनफाइनाइटेसिमल, मतलब वेरी स्मॉल प्राइस चेंज होगा या नेग्लिजिबल चेंज आएगा प्राइस के अंदर, तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को यूज करेंगे। यहां पर 2 चीजें थी, एक डेरिवेटिव मेथड था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और एक ज्योमेट्रिक मेथड था, डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाली थी। जो मिड पॉइंट मेथड है, इस बात पर बच्चे बहुत कम फोकस करते हैं, कभी कभी टीचर भी फोकस करना भूल जाते हैं। ये बात बोलना कि जब प्राइस का चेंज बहुत लार्ज गिवन हो तब हम मिड पॉइंट मेथड यूज कर लेंगे। तो व्हेन द प्राइस चेंज इज लार्ज, तब हम मिड पॉइंट मेथड यानी आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज करते हैं। लेकिन जनरली जिस बात पे फोकस किया जाता है वो बात यह है, जब हमें यह ना पता हो कि पुराना प्राइस और नया प्राइस क्या है,
तब जाके हम मिड पॉइंट मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि पुराना प्राइस नया प्राइस नहीं पता होता ना, ओल्ड प्राइस कौन सा है न्यू प्राइस कौन सा है, तो हम दोनों प्राइस की एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन ये बात भी ट्रू है, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, चैप्टर 3 से क्वेश्चन है। सर्कुलेटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो सिर्फ एक बार यूज हो। अब इसमें से रॉ मटेरियल ऐसी चीज है जो एक बार यूज होगी, दोबारा सामान बनाया जाएगा तो दूसरा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा। आपकी कंपनी के अंदर मशीन है, ये बार बार यूज होती है, बिल्डिंग बार बार, टूल्स बार बार, लेकिन रॉ मटेरियल सिर्फ एक बार यूज होता है, खत्म हो जाता है सामान के साथ ही, फिर दोबारा लाना पड़ता है, तो ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है। अब यहां पे मैचिंग का क्वेश्चन आया है मेरे दोस्त, मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं। दोनों साइड पर चीजें लिखी होती है। अब मैं तो पढ़ चुका हूं, यहां पर 4 आइटम है, तो कॉलम बी के आइटम पहले पढ़ते हैं, फिर कॉलम ए के आइटम पढ़ते हैं। यहां लिखा है इंप्लिसिट कॉस्ट। दोस्त मेरे, इंप्लिसिट कॉस्ट होती है ओनर के घर से लाए हुए रिसोर्सेज की कॉस्ट, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज या फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है वो इंप्लिसिट कॉस्ट होती है, राइट। फिर लिखा है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो होती है जो एक बार हो गई और दोबारा रिकवर नहीं होगी, हो गई है भाई ये, तो दिस इज द कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इंकर्ड, ठीक है, एंड कांट बी रिकवर्ड। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सैक्रिफाइस की कॉस्ट, सैक्रिफाइस को बोलते हैं फोरगन, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक चूज कर लिया, दूसरा चूज नहीं किया, तो दूसरे को मैंने फोरगोन कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, उसकी कॉस्ट को बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो भी मेरा कैश पेमेंट है वो सारे के सारे अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ध्यान से देखोगे तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगले पे जाते हैं। अगले पे जाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, जो आईसीएआई के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो ऐसा दिया जाता है। अब जो मैं पीपीटी बना के लाया हूं, ये इससे ही बना के लाया हूं, ये रेजी क्वेश्चंस आईसीआई के जो आरटीपी के अंदर है, राइट, ये दिख रहे हैं आपको। और इसके अंदर लास्ट के अंदर राजे एक आंसर की भी है, आईसीआई की वेबसाइट पे, अपने एसएसपी पोर्टल पे जाकर तुम इसको डाउनलोड कर लेते हो, कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको यहां से करा दूंगा, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 7वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, तो एक क्वेश्चन यहीं से कर लो मेरे साथ। लिखा है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट। रिकार्डो ने चैप्टर नंबर 4 की यूनिट 1 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था, एक्सचेंज वैल्यू का इन्होंने मतलब बताया था, इट इज अ कमांड ओवर अदर गुड्स। यहां पर लिखा है, इसको ठीक कर देंगे, लेकिन एक्चुअली इट इज द प्राइस। एक्सचेंज वैल्यू को बोलते हैं प्राइस या इकोनॉमिक वैल्यू, इट इज द कमांड ओवर द परचेजेबल कॉमोडिटीज इन जनरल, इन्होंने बोला था, राइट। इकोनॉमिक्स में हम सेंटिमेंटल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, यूजफुलनेस के हिसाब से भी हम ये नहीं देखते कि एक्सचेंज वैल्यू क्या है, सामान का प्राइस है जो, वही एक्सचेंज वैल्यू है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोलता है, हरा रंग चूज कर लेते हैं। Which market structure is characterized by extreme product differentiation? अब इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग पता है क्या सोचेंगे, भाई साहब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का होता है। अब जिसने चैप्टर नंबर 4 पढ़ रखा है उसको पता है परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और ये आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब ये बताया, तुम बोलोगे सर ये वर्ड क्या बोल रहे हो यार आप, ये वर्ड तो तुम्हें तब समझ में आएंगे जब तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके हो तो भाई कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है। और हमने आपको फ्री के अंदर चाणक्य 3.0 बैच के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां भी जाके आप पढ़ सकते हो, तब भी आपको नॉलेज हो जाएगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे कि मैं नहाने के साबुन की बात करूं तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग नहाने का साबुन आता है, सब ब्रांड्स अलग है, हाइट वेट कलर साइज में साबुन अलग होता है, तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यहां बेचा जाता है। तो तुम भी सोचोगे इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, लेकिन दिस इज रॉन्ग। यहां पर वर्ड क्या लिखा है, एक्सट्रीम, यानी सबसे यूनिक प्रोडक्ट कहां बेचा जाता है, यूनिक, सबसे अलग प्रोडक्ट। अरे मोनोपोली में तो एक ही कंपनी होती है, एक ही सामान बेचती है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नॉर्मल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नहीं था, ध्यान रखना। सबसे अलग कहां बेचा जाता है, जहां एक ही कंपनी है वहीं सबसे अलग है, मोनोपोली में। तो यहां थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते थे बच्चे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड बी डेफिनेटली रिजल्ट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बीइंग अचीव्ड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म अलोन। क्वेश्चन को मत पढ़ो, ध्यान दो। इस क्वेश्चन के अंदर यह पूछा है मार्केट मैकेनिज्म कहां होगा, बस इतना ध्यान दो। वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है, बताओ जी ऐसी कौन सी सिचुएशन है चारों में जहां पर मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यहां मतलब समझो, मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सरकार नहीं है। अब जितने भी ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, यहां पर गवर्नमेंट फिक्स करेगी प्राइस को, सरकार आ गई। जो ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी सरकार के द्वारा डिसाइड होता है प्राइस, राइट। लेकिन यहां पर लिखा है इनिशियल प्राइस अबव इक्विलिब्रियम विद नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन, साफ लिख दिया, कोई बाहरी
इंटरफेरेंस नहीं है, यानी मार्केट में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। जहां पर सरकार इंटरफेयर नहीं करती उसको ही तो बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीजें बदलती है। तो इस लाइन से ही समझ जाना चाहिए था हमको, फालतू का और मैं तुम्हें यहां पर एग्जेगरेट नहीं करूंगा। अ फेज वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल। भाई बिजनेस साइकिल चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। जो हमारा एक्सपेंशन का यानी पीक फेज होता है, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम बोलते हैं। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब मैं एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी चूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मुझे 2 दिन का छुट्टी मिल जाए, बीच में गैप मिल जाए, या 3 दिन की मिल जाए। तो 2-3 दिन की जो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, टाइम बिटवीन स्विचिंग द जॉब्स बिटवीन 2 कंपनीज, जो मैं खाली रहूंगा, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। लेबर की स्ट्राइक की वजह से भी हो सकती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी बातें हो सकती है, राइट। हाँ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, काम तो है लेकिन मेरे अंदर स्किल्स नहीं है उस काम की, तो मैं अनएम्प्लॉयड हो सकता हूं। ठीक है, तो एक्सपेंशन में ऐसा होता है। क्या ये चैप्टर 5 के वन शॉट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इन केनेशियन इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 के अंदर डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट बताओ भाई। डिफ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है राजे जब डिमांड हमारी कम है और सप्लाई ज्यादा है और देश में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है जी, यहां पर ऑप्शन बी में देख रहा हूं, तो इट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम पड़ गई, शॉर्ट मतलब कम पड़ गई, रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस विल बी द लाइन, राइट। एक्सेस ऑफ टोटल आउटपुट ओवर पोटेंशियल जीडीपी, ये एक्सेस डिमांड है। खैर ऐसे समझ नहीं आता, आरटीपी है, इतना ही बताना पड़ता है। अब इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो पूरा कोर्स ही रिवाइज हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे। नेट डिविजिबल पूल कंसिस्ट ऑफ व्हाट। देखो भाई, नेट डिविजिबल पूल का जनवरी 2026 के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। ये मेरे पास सेट है, सेट नंबर 40। यहां पर भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, यानी इस कॉन्सेप्ट को ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 आया था। अब इस कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये, पहले ये इग्नोरेबल कॉन्सेप्ट हुआ करता था लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता ही है। नेट डिविजिबल पूल का मतलब क्या होता है भाई? देखो, हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये टैक्स के तौर पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती है, अपने पास इकट्ठा करती है और फिर एक पूल बनाती है। कहती है ये जो पैसा है ये अब डिवाइड होगा, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा तो कुछ पैसा ये स्टेट को बांट देंगे। अब फाइनेंस कमीशन के कहने पे बांटते हैं ये। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का ये पूल बनाया तो ये टैक्स का पैसा है सारा। सेंट्रल गवर्नमेंट 41% 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से स्टेट को बांटती है, बाकी सारा अपने पास रखती है। अब ये सिर्फ टैक्स का पैसा होता है, इसके अंदर कोई भी सरचार्ज या सेस इंक्लूड नहीं होता। सेस और सरचार्ज लगभग सेम चीज है। टैक्स के ऊपर और टैक्स लगाना सेस और सरचार्ज होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे कि हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस है तो वो पैसा एजुकेशन पे खर्च होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को इकट्ठा करके स्टेट को नहीं बांटेगी। तो यहां पर लिखा है नेट डिविजिबल पूल का मतलब होता है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए और इकट्ठा किया अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज। ये भाई साहब, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सारे के सारे। ठीक है, विच सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब गलत चीज चूज कर ली। कब होता है? सेकेंड हैंड गुड्स की मार्केट में ऐसा हो जाता है, जो दुकानदार होता है बड़ा चालाक होता है, वो गलत मोबाइल फोन, गलत कार चिपका देता है जो सही नहीं होती, राइट। तो लिखा है व्हेन सेलर हाइड प्रोडक्ट डिफेक्ट बिफोर सेल। सेलर है ना, प्रोडक्ट का डिफेक्ट छुपा लेता है। एक कार ऐसे डेंटिंग पेंटिंग करके दे देगा, बोलेगा आपको बिल्कुल चिकनी मस्त है, लेकिन जब कार चलाओगे तो आपको पता लगेगा अरे ये तो यार पहले से चली हुई तो थी लेकिन ठुकी भी हुई थी। ठीक है, तो ठुकी हुई चीज डेंटिंग पेंटिंग करके दे दी, तो गलत सिलेक्शन होता है ये, राइट। हाँ, अगला। हाँ भाई, यहां पर एक लिखा है लापरवाही करना। लोग इंश्योरेंस कराने के बाद ड्राइविंग लापरवाही से करते, कहते ठुक गई तो इंश्योरेंस तो है ही, तो ये लापरवाही को बोलते हैं मोरल सुएशन। क्या ये चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स है। Which of the following expenditure is not subject to voting by the parliament? यहां पर ये कुछ लिखे हुए हैं खर्चे सरकार के। भाई सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार को खर्चा करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, इस पर बहस होती है पार्लियामेंट में जब बजट लॉन्च होता है। मानते हो बात को? बस जो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट है इस पर बहस क्यों होगी? सरकार का जो लोन है उसके ऊपर ब्याज देना है तो देना है, इस पर बहस नहीं हो सकती। ये सरकार का चार्ज एक्सपेंडिचर कहलाता है। चार्ज एक्सपेंडिचर है राज्य। अब चार्ज एक्सपेंडिचर और भी होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब की, उनके ऑफिस की सैलरी कितनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कितनी होगी, इस पर बहस नहीं होती। ये डिसाइडेड है तो डिसाइडेड ही रहेंगी। हाँ,
तो इस पर बहस नहीं होती, जिस पर बहस नहीं होती तो पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस करना जरूरी नहीं है। अगला बोला भाई साहब, कहता है क्रेडिट मल्टीप्लायर डिफर्स फ्रॉम मनी मल्टीप्लायर। कहता है मनी मल्टीप्लायर अलग चीज है, क्रेडिट मल्टीप्लायर अलग चीज है तो सही अलग चीज, लेकिन जनरली टीचर दोनों को अलग बताते नहीं है क्योंकि बिना बताए भी काम चल जाता है, लेकिन दोनों अलग चीज है। ठीक है, मेनली डिफर बिकॉज क्रेडिट मल्टीप्लायर अज्यूम्स व्हाट। अरे दोनों अलग अलग चीज है, मैं समझाता हूं। अगर आपने मनी मार्केट पढ़ा हुआ चैप्टर, देखो दोस्तों, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है सबसे पहले करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस 1 अपॉन करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशो। अगर मेरे दोस्त मैं मान के चलूं कि करेंसी डिपॉजिट रेशो 0 है, इसका मतलब यह है कि लोग अपनी जेब में कैश रखते ही नहीं है, सारा पैसा बैंक में जमा करा देते हैं। इसका मतलब यह है। अगर मैं मान के चलूं बैंक एक्सेस रिजर्व रखता ही नहीं है, मतलब बैंक अपने पास कोई रिक्वायर्ड रिजर्व के अलावा एक्सेस अमाउंट ऑफ रिजर्व रखता ही नहीं है। आरबीआई ने बोला 20 रिजर्व रखना है तो 20 ही रखता है, उससे ज्यादा नहीं रखता, तो एक्सेस रिजर्व 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के 0 मानने से ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि ये दोनों तो ये चीज है, ये भी 0। तो मेरे पास मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, 1 अपॉन आर रह जाएगा अकेला। राइट, अब इसको बोलते हैं हम एक्चुअली में क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, ऐसा मल्टीप्लायर जिसके अंदर हम करेंसी और एक्सेस रिजर्व को 0 मानते हैं। आप कह सकते हो कि कोई भी एक्सेस रिजर्व नहीं है, नो एक्सेस रिजर्व और नो करेंसी लीकेज। नो करेंसी लीकेज का मतलब सारा पैसा बैंक के अंदर है, डिपॉजिट हो रखा है, अपनी जेब में कोई कैश नहीं है, लीक नहीं हो रहा, मतलब बैंक से पैसा। राइट, सीधा का सीधा आप ये मान सकते हो। अगला है जी, द हिक्स्चर-ओलिन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एक्सटेंसिव इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड प्राइमरली बिकॉज ऑफ व्हाट। पहले तो समझाऊं भाई, हिक्स्चर-ओलिन थ्योरी ये चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड की यूनिट 1 के अंदर एक थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी थी, लेकिन ये फेल हो गया था इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को एक्सप्लेन करने में। अब ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, सेम इंडस्ट्री का ट्रेड। हिक्स्चर-ओलिन बोलता था एक कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाए और एक्सपोर्ट करे। किसमें, उस कंट्री में जहां पर लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता है, यहां पर ऐसा बोलता था। लेकिन दोस्त ये भूल गया था, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट बोलता है बेसिकली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह रहा हूं, रिटर्न्स टू स्केल। ये बोलता है कॉन्सेप्ट कि आप जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे ना, ज्यादा आउटपुट बना रहे हो, बहुत ज्यादा आउटपुट बना रहे हो, तो दोस्तों आपकी एवरेज कॉस्ट और कम हो सकती है। यहां पर रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों ही लग रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ाते हैं। मतलब एक लेबर इंटेंसिव कंट्री दूसरी लेबर इंटेंसिव कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकती है। कैसे, अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में माल प्रोड्यूस करेगी तो ये इससे सस्ता बना सकती है, सस्ता बना के इसमें कर देगी। तो सेम टाइप ऑफ फैक्टर वाली इंडस्ट्री जो है इंट्रा इंडस्ट्री कहलाएगी, उसमें ट्रेड हो जाएगा। तो इन्होंने भाई साहब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वाली अजम्पशंस के हिसाब से ये फेल हो गया। ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू बोलता है, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एग्जैक्टली नहीं होता भाई साहब, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी हो सकते हैं। आपने इनपुट ज्यादा लगाए हैं, आपका आउटपुट और बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग करते करते भी फोन आ सकता है। ठीक है ना। और टैरिफ रेट कोटा कंबाइंस व्हाट। टैरिफ रेट कोटा बहुत बार पेपर में आ सकता है, चैप्टर नंबर 9 से यूनिट 2 से है ये। ठीक है, टैरिफ रेट कोटा मतलब टैरिफ रेट भी है, टैक्स भी है और कोटा भी है। तो कोटा मतलब क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी पे लिमिट लगाना विद डिफरेंशियल टैरिफ रेट। इसमें टैरिफ और कोटा दोनों लग रहे हैं, तो डी वाला हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, दोनों ही चीजें लग रहे हैं। अंडर अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट प्राइमरली इन्फ्लुएंस व्हाट। कहता है मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है। मैनेज फ्लोटिंग रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पर मार्केट एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर रही है, डॉलर का और रुपये का रेट। जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। क्यों, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस सेंट्रल बैंक ने डिसाइड की होती है कि एक्सचेंज रेट लोअर लिमिट ये है, इससे कम गया तो सेंट्रल बैंक बीच में आएगा। एक्सचेंज रेट की अपर लिमिट ये है, इससे ऊपर गया तो सेंट्रल बैंक बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने बोला भैया 100 रुपए का डॉलर हो जाएगा एकदम से, तो सेंट्रल बैंक बीच में आ जाएगा। 80 रुपए का डॉलर हो जाएगा, लोअर लिमिट है, तो भी सेंट्रल बैंक बीच में आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन देख रखी है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर एक्सचेंज रेट मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक बीच में आएगा। ये मैनेज फ्लोटिंग रेट के अंदर ऐसा होता है। ट्रेड वॉल्यूम इन्फ्लेशन से कोई लेन देन नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन से कोई लेन देन नहीं है इस चीज का। अगला, व्हाट वाज द प्राइमरी
रीजन फॉर द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस 1991 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको नाम दिया हुआ है भाई। मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था, रीजन बहुत सारे थे। मेन रीजन ये था कि इंडिया के पास विदेशों से इंपोर्ट कराने के लिए पैसों की कमी पड़ गई थी। विदेशों से जो इंपोर्ट करवाते हैं तो हमें देना पड़ता है डॉलर, और डॉलर का जो रिजर्व होता है आरबीआई के पास उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये मेरे ख्याल में 1.2 बिलियन तक पहुंच गया था, 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि लगभग 2 हफ्ते के इंपोर्ट बिल के आसपास बचा था। सबसे बड़ा कंसर्न यही था, हर चीज इंडिया में नहीं बनती, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉलिंग टू डॉलर 1.2 बिलियन, सफिशिएंट ओनली फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए बचा था बस। फिर इंडिया ने लोन उठाया आईएमएफ से, सारा गोल्ड गिरवी रख दिया, फिर इंडिया ठीक हो गया धीरे धीरे, सब कुछ चुका भी दिया पैसा, ऐसी बात नहीं है। अगला, which specific नीति आयोग initiative is aimed at reducing India's oil import bill and converting coal reserve into cleaner fuel? नीति आयोग के बहुत सारे इनिशिएटिव है, 6 मेजर की इनिशिएटिव तुम्हारे कोर्स में है। तो ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिससे नीति आयोग चाहता है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो जाए? इंपोर्ट बिल बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट पता है क्या होता है? क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल और हम डीजल वगैरह बनाते हैं। नीति आयोग चाहता है अपने देश में ही कुछ ऐसा बना दो कि पेट्रोल और डीजल की जरूरत ना पड़े। तो वो चीज है मैथनॉल। मैथनॉल भी भाई मशीन्स वगैरह में और व्हीकल्स वगैरह में यूज हो सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल और डीजल। कहता है मैथनॉल बनाओ, इससे हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, पैसा बचेगा। और मैथनॉल बनाने के लिए क्या चाहिए? मैथनॉल बनाने के लिए दोस्तों चाहिए कोल रिजर्व, उसको कन्वर्ट करेंगे क्लीनर फ्यूल के अंदर। और जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, कचरा होता है, वो भी होता है, ठीक है, वो भी चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ सकता है, आ रखा है पहले भी। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? 1950 से 1980 के बीच में इंडिया ने जो 3.5% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की थी जीडीपी में, इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोला गया है। अच्छा, लिखा भी हुआ यहां पर 3.5% की, ठीक है। कहता है अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आरबीआई इज डीम्ड टू हैव फेल्ड इन इन्फ्लेशन इफ। कहता है जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, बहुत ही हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में आरबीआई को फेल कब माना जाएगा? तब फेल माना जाएगा जब लगातार 3 क्वार्टर नहीं, कॉमर्स वाले एक क्वार्टर को 3 महीने बोलते हैं, हाँ, लगातार 9 महीने तक अगर आरबीआई जो टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का उससे बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे देश की सरकार ने आरबीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 2016 से 21 के लिए, 5 सालों के लिए, और भाई ये बोला कि देश में 4% की जो इन्फ्लेशन रहेगी वो सही है, लेकिन लगातार 3 क्वार्टर तक 2% से नीचे निकल गई तो हम आरबीआई को फेल मानेंगे। तो ये लोअर टॉलरेंस लेवल हो गया। लेकिन 6% से ऊपर निकल गई इन्फ्लेशन लगातार 3 क्वार्टर को, तो भी आरबीआई को फेल मानेंगे। यानी हो सकता है कभी इन्फ्लेशन 7%, 8%, 9% या कभी 1%, 2% भी हो जाए, लेकिन लगातार 3 महीने तक रहेगी ना, एवरेज निकाल के देखेंगे तो फेल मानेंगे आरबीआई को, वरना फेल नहीं मानेंगे। तो जब एक्सीड हो जाती है अपर और लोअर टॉलरेंस लिमिट फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 9 महीने तक अगर ये हो गया तो आरबीआई को फेल मानेंगे। 3 क्वेश्चन और रह गए भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन बतानी है। लैग्स बहुत सारे लिखे हुए हैं, टाइम लैग्स इन इंप्लीमेंटेशन। कई बार क्या होता है कि हम फिस्कल पॉलिसी बना तो लेते हैं लेकिन सही समय पर उसको लागू नहीं कर पाते, तो नुकसान है भाई। कई बार बनाने में इतना टाइम लग जाता है लागू नहीं हो पा रही है, राइट? हाँ, टाइम लैग, लैग का मतलब डिले होता है। कंज्यूमर सरप्लस कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? देखो कंज्यूमर सरप्लस को ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं? ये डिमांड कर्व, ये प्राइस लाइन, प्राइस डिमांड। तो डिमांड के नीचे और प्राइस के ऊपर का जो एरिया है ना, ये एरिया ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, तो दिस ट्राइंगुलर एरिया above the price and below the demand is called consumer surplus. तो it is the triangular area below demand, demand से नीचे and above the price line. This will be the right answer. आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे। बैंडवैगन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू व्हाट? बैंडवैगन इफेक्ट क्या बोलता है? बैंडवैगन इफेक्ट मतलब कॉपी करना है? दूसरा बंदा सामान खरीद रहा है तो हम भी वही सामान खरीद लेंगे, तो इट मींस इंक्रीजिंग द डिमांड बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। वो खरीद रहा है, मैं भी खरीद लूं, राइट? हाँ, खत्म। ये तुमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा होगा। हाँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है। जेलेसी फैक्टर के कारण हम चिढ़ रहे हैं कि उसने वो सामान खरीद लिया इसलिए हम वो सेम सामान खरीदेंगे, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। लेकिन बिना चिढ़े चिढ़ाए ऐसे ही चलो, उसने खरीदा है हम भी खरीद लेते हैं, थोड़ा फैशनेबल, थोड़ा समाज के हिसाब से चलने के लिए, तो ये बैंडवैगन इफेक्ट है। हम अगर
सामने वाले के हिसाब से डिमांड डिक्रीज कर देंगे, जो सामने वाला खरीद रहा है हम वो नहीं खरीदेंगे, तो इसको बोलेंगे स्नोब इफेक्ट, शांगड़ा बनना। सब सैमसंग खरीद रहे हैं, मैं आईफोन खरीद रहा हूं, तो सब जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो ये स्नोब इफेक्ट है, राइट। आपका आरटीपी हो गया, आप लगातार देखते जाओ दोस्तों, मैं एमटीबी भी सॉल्व कराऊंगा, मैं बहुत सारे आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि ये पेपर तुम्हारे सामने है तो 1 to 100 में सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, मजा नहीं आएगा और रिटेन भी नहीं कर पाओगे। मैंने फॉर्मूला बनाया है, चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे पेपर्स को, मतलब चैप्टर का नाम लिखूंगा, फिर इस पेपर में सारे क्वेश्चन इकट्ठे करूंगा जो इस चैप्टर से थे वो सॉल्व कराऊंगा, फिर चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, बढ़िया तरीका, ठीक है ना। तो इसके साथ विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन। कमेंट सेक्शन खाली है, कुछ कहना है कह दो, प्यार की बातें, कंप्लेंट, गिला शिकवा या डिमांड कुछ हो बता दो। नमस्ते।